हर 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 हर। मैं अधिवक्ता राजू गुप्ता मुंबई से हूं और मेरा क्या विषय है मैं एक वीडियो चला के बताना चाहूँगा और 10 मिनट में अपने विषय को रखूँगा। सबसे पहले अमर बलिदानी स्वर्गीय राजू भाई दीक्षित जी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जिनके कारण मैं गौ सेवा से जुड़ पाया। गुरुजी, मंच पर उपस्थित गोभक्तगण और आप सारे गौ सेवक, गो भक्त, गो रक्षक, आप सभी को मेरा नमस्कार। थोड़ा फास्ट करके दिखा दीजिए, थोड़ा थोड़ा, नहीं तो समय लग जाएगा। हाँ जी, बस करिए। तो मित्रों, आप लोगों को विषय पता चल गया होगा कि बहुत क्रूरता के साथ गायों को ले जाया जाता है हत्या के लिए। और जब मैं इस विषय को पहली बार देखा, समझा, हमारे मुंबई में पूरे एशिया का सबसे बड़ा कत्लखाना है देवनार कत्लखाना, जो राजू भाई ने भी अपने व्याख्यानों में बताया। वहां गया और मैंने वहां अपने आंखों के सामने बहुत हट्टे कट्टे नंदियों की हत्या होते हुए देखा। तब मुझे लगा कि यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और राजू भाई ने तो बहुत सारे विषय बताया। मैंने सारे विषयों को एक तरफ रखते हुए पिछले 10 वर्षों से मैंने एक ही विषय पर फोकस किया हुआ है और वो है कि इन गायों की हत्या कैसे रुकवाई जाए, इसमें लगे रहना। मैं देखता हूं कि इस तरह के ट्रक्स हर दिन पूरे भारत में यदि एक अनुमान लगाया जाए तो कम से कम 40-50 ट्रक रोज पकड़े जाते हैं, रोज। और सैकड़ों सैकड़ों गायें रोज पुलिस सीज करती है, हमारे गोरक्षक सीज करते हैं। और फिर मैं एकदम नया नया वकील था तो मैंने देखा कि कोर्ट में इस तरह के केसेस आते हैं, अगले दिन गाड़ी भी छूट जाती है और 2-4 दिनों के बाद वो गोवंश भी छूट जाते हैं गौशाला से। तो मैंने थोड़ा सा अभ्यास किया कि ये कैसे छूट जाते भाई गोवंश। ये जा रहे थे हत्या के लिए, इनका कत्ल होने वाला था और जो व्यक्ति इनको लेके जा रहा है 2-4 दिन के बाद वो न्यायालय, वो न्यायाधीश आदेश पारित करता है कि इन सारे गोवंश को, इस गाड़ी को वापस से उस कसाई के हाथ में दे दी जाए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने थोड़ा सा कानून का अभ्यास किया तो पता चला, और कुछ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेश हैं, उससे पता चला कि एक बार यदि गायें पकड़ी गई तो वो जीवन भर गौशाला में ही रहेंगी। फिर थोड़ा और अभ्यास किया तो पता चला कि अब इनके रख रखाव का खर्च, मैं कई लोगों से पूछते रहता हूं, आप जैसे लोग मुझे बहुत मिलते हो जो गौशाला चलाते हैं। जब इनको पूछता हूं तो पता चलता है कि नहीं भाई, हम एक सीमित संख्या में ही गोवंश को रख पाते हैं। क्यों? क्योंकि इनका खर्चा बहुत है, हमारे पास जगह कम है, लोग मिलते नहीं है। एक एक मजदूर 300-400 रुपया प्रति दिन का पैसा मांगता है, तो इतने पैसे हमारे पास है नहीं देने के लिए। और इनका चारे का खर्चा भी बहुत है। एक नंदी, अगर मान लो 10 नंदी आ गई आपके गौशाला में, पुलिस पकड़ के दे दी, तो एक एक नंदी का खर्चा भी तो है, वो तो खाएगा ना भरपेट, और उसको आधा पेट तो आप रख नहीं सकते। तो थोड़ा अभ्यास किया तो पता चला कि इनका जो खर्चा है वो जो कसाई है वही देगा। और यदि नहीं दिया, यदि नहीं देता है तो जो गाड़ी पकड़ी गई है वो गाड़ी बेच के आपको पैसा मिलेगा। और यदि गाड़ी, मान लो कि गाड़ी खटारा इसकी 3 लाख मिले गाड़ी से, गाड़ी बेचने के बाद भी, और आपका खर्चा 5 लाख हो गया, तो ऊपर का 2 लाख रुपया जो उसकी गाड़ी बेच के नहीं मिली वो उसकी प्रॉपर्टी बेच के आपको मिलेगी। इतना बढ़िया कानून पूरे देश में लागू हो गया है
पर फिर भी मैं देखता हूं कि गौशाला वालों के पास जब पुलिस वाले संपर्क करते हैं कि भैया हमने 50 गोवंश पकड़े हुए हैं, इनको आप रखोगे क्या, तो उनका एक ही उत्तर मिलता है कि नहीं, हम नहीं रख पाएंगे क्योंकि हमारी इतनी क्षमता नहीं है। और जब मैं ये विषय लोगों के सामने रखता हूं तो जो लोग इस विषय को सुन चुके हैं उन्हें पता होता है, पर कई लोगों को इस विषय के बारे में कुछ भी मालूमात नहीं है। उनको लगता है भाई अगर पुलिस ने पकड़ा तो हमको दिया, और हमको दिया तो उसका जीवन भर खर्चा हमें उठाना पड़ेगा। ऐसा नहीं है। परंतु क्या होता है कि ये जो पैसा मिलना है कोर्ट के माध्यम से, इसको मिलने के लिए थोड़ा सा परिश्रम करना पड़ता है। परिश्रम कितना? जितना आप उठ के आपने ट्रेन पकड़ा और इस कार्यक्रम में आ गए, उससे बहुत कम मेहनत लगेगा, उससे बहुत कम मेहनत लगेगा। जैसे ही पुलिस ने पकड़ के किसी गौशाला में दिया, उस गौशाला को तुरंत एक वकील को पकड़ना है। यदि वो वकील स्वेच्छा से बिना कोई पैसा लिए काम करता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं अगर वैसा वकील मिलता है तो बहुत कम में 1000, 2000, 3000, क्योंकि गांव के न्यायालय में कोई वकील बहुत ज्यादा लेते नहीं है, और सारा चीज हम मुंबई से उनको बना के भेजते हैं। हमने मुंबई को एक कंट्रोल रूम बना रखा है, और देखिए क्या होता है कि भाई वकील भी है, उसका घर चलाना है, तो हमने ऐसे 8 वकीलों को पगार दे के रखा हुआ है हमारे ऑफिस में, जो दिन भर एक ही काम करते हैं कि जहां से भी फोन आया सबसे पहला अर्जी बनाना, वहां के उस गौशाला वाले को भेजना, उस वकील से बात करना, उसको समझाना, नया विषय होता है उसको मालूम नहीं होता है, और फिर उसके वो जो गोवंश पकड़े गए हैं उस केस में, ना वो गोवंश छूटे और ना वो गाड़ी छूटे, और आजीवन पैसा कैसे मिलता रहे, इस तरह की एक अर्जी हम कोर्ट में लगाते हैं। और हमारा सक्सेस रेशियो जो है वो 100% है, 100%। एक बार अगर कसाई की गर्दन हमारे चंगुल में आ गई तो वो रोता गिड़गिड़ाता हमारे पास है कि भैया हमको छोड़ दो, आपको क्या चाहिए, गोवंश चाहिए, हम नहीं मांगेंगे, जाओ गोवंश भी ले लो, गाड़ी भी ले लो, भैया मेरी प्रॉपर्टी तो छोड़ दो। तो अब समय बदल गया है, पहले कुछ और था। पहले मैं जब कोर्ट में जाता था तो मैं अकेला और सामने 50 कसाईयों की फौज होती थी, भय लगता था। कभी कभी 100-200 कसाई आ जाते थे कोर्ट में, अभी भी आते हैं, पर अब पता चल गया कि ये गीदड़ लोग हैं, कुछ कर तो नहीं सकते हैं। हालांकि जान का जोखिम इसमें बहुत है, वकीलों के लिए तो बहुत कम है, क्योंकि हमारा 90% समय तो ऑफिस में बैठ के चला जाता है सारा बैकग्राउंड तैयार करने में। 10% कोर्ट में जाते हैं, पर उसके लिए भी अभी कुछ ऐसा तिकड़म लगाया है, क्योंकि मेरे ऊपर हमले भी हो चुके हैं, बहुत बुरी तरह मार खाया हूं, कई बार मरते मरते बचा हूं, क्योंकि पहले इस तरह के ड्रग्स मैं भी पकड़ने जाता था, और जब देखा कि भाई जान का जोखिम बहुत है, कई बार मरते मरते बचा, तो ऐसा लगा कि वकालत बहुत ज्यादा इजी है। और उससे भी कहीं ज्यादा इजी आप लोग जो काम कर रहे हो ना, इसमें पसीना बहता है खेत में, आपके गौशाला में, पर जान का जोखिम नहीं है। ये जो ट्रक पकड़ते हैं ना लोग, ये जब रात में निकलते हैं तो सवेरे घर पे पहुंचेंगे कि नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं होती है, क्योंकि मैंने बहुत क्लोज देखा हुआ है, कब गाड़ी चढ़ जाए आपके ऊपर आपको पता नहीं है। तो आप लोगों से एक ही निवेदन है कि कभी इस तरह का कोई केस आप लोगों के सामने आए और पुलिस कहे कि भैया हमने 50 गोवंश पकड़े हैं, तो आप सभी से मेरा निवेदन है कि उनको मना नहीं कीजिए, पुलिस को कहिए कि ठीक है भाई आप रख दीजिए, किंतु हम छोड़ेंगे नहीं गोवंश को। एंट्री पॉइंट है, एग्जिट पॉइंट नहीं है। कुछ गौशाला वाले डरपोक होते हैं, कायर होते हैं, पुलिस ने पकड़ के गोवंश दे दिए तो कसाई लोग पहुंच जाते हैं गौशाला में, और ये तो कुछ गौशाला वाले तो डर के मारे इनका सुसु पोटी सब निकल जाता है। कसाई का फोन आते ही तुरंत बोल देते भैया ले जाओ वापस। तो ऐसे गौशाला वालों के लिए मैं काम नहीं करता, और ऐसे गौशाला वालों के ऊपर मैं FIR दर्ज करता हूं, इसके लिए कोई मेरे नाद में लगता नहीं है। गोवंश अगर गौशाला में है
तो एग्जिट पॉइंट नहीं होना चाहिए। कुछ न्यायाधीश बिके हुए होते हैं, 1-2 लाख रुपया उनको मिल गया क्योंकि पता है कसाई को। आप देखिए बकरीद का जब समय होता है तो उस समय क्या होता है, एक एक गोवंश की कीमत 50-50 हजार रुपए तक पहुंच जाती है। जो गोवंश 10,000 रुपए का होता है वो 50-50 हजार रुपए में बिकता है। कई कई गोवंश 1-1 लाख तक पहुंच जाता है और कई गोवंश है जो 10-10 लाख के बिकते हैं। आपको मालूम है जो वेचूर करके कोई एक छोटी सी प्रजाति है, छोटी सी 10-10 लाख की वो गोवंश बिकते हैं। तो ऐसे समय में भी आप लोगों को ध्यान रखना है कि वो गोवंश एक बार गौशाला में आ जाए तो वापस ना जाए, तुरंत अर्जी लगाइए। हर राज्य के अपने अलग अलग कानून हैं, हर राज्य के राज्य स्तरीय कानून है और एक केंद्र का कानून है। जैसे कुछ राज्यों में, क्योंकि मैं इस तरह के केसेस पूरे भारत में करता हूं और मेरा सबसे ज्यादा प्रवास जो हुआ है वो बांग्लादेश के बॉर्डर्स पर हुआ है। मैं फिलहाल ध्यान फाउंडेशन नाम के एक संस्था से जुड़ा हूं, बहुत उम्दा काम कर रहे हैं ध्यान फाउंडेशन के लोग। 43 गौशाला पूरे भारत में है और सबसे ज्यादा जो इनकी गौशालाएं हैं वो बांग्लादेश के बॉर्डर को घेरे हुए हैं। आप लोग कभी बांग्लादेश के बॉर्डर का मैप देखिए तो 3 साइड से वो घेरा हुआ है, त्रिपुरा, मेघालय, असम, वेस्ट बंगाल और बिहार के बॉर्डर्स के थोड़ी दूर पर बांग्लादेश स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे ज्यादा इन लोगों ने यहां पर गौशाला चालू कर लिया है। कुछ भी गोवंश बॉर्डर्स पर पकड़ा गया वो तुरंत इनकी गौशाला में आ जाता है और हम एक भी गोवंश छोड़ते नहीं है। कुछ न्यायाधीश जो बिके हुए होते हैं तो यहां पर 4 चरण होते हैं। सबसे पहला जो छोटा न्यायाधीश होता है वो जिसको मैजिस्ट्रेट कोर्ट कहते हैं, उसने कोई गड़बड़ ऑर्डर किया तो हम ऊपर के कोर्ट में जाते हैं जिसको सत्र न्यायालय कहते हैं, सेशंस कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशंस कोर्ट। उसने कोई गड़बड़ कर दिया पैसा लेके या उसको ज्ञान नहीं उस एनिमल वेलफेयर लॉज का, तो उसके ऊपर का जो कोर्ट है वो हाई कोर्ट है और वहां पर भी अगर कुछ गड़बड़ हो गया तो लास्ट में सुप्रीम कोर्ट। और पिछले 20-22 वर्षों में एक भी एडवर्स ऑर्डर नहीं आया सुप्रीम कोर्ट से, एक भी एडवर्स ऑर्डर नहीं आया है क्योंकि अब हम बहुत चौकन्ने हो गए हैं। 10 साल पहले का चित्र, मैं गुरुजी के साथ जब जुड़ा हुआ था तो हमारा जो चेन्नई का सेंटर है वहां पर रूम भी नहीं बने हुए थे और जीरो से जब शुरुआत हुई, मैं तब से देख रहा हूं ये सारी चीजें और गोरक्षा का भी विषय में जीरो से देख रहा हूं। आप लोग जो 10 साल पहले काम कर रहे थे और जो आज की स्थिति है उसमें बहुत जमीन आसमान का फर्क हो गया है। आज लोगों में चेतना जागृत हो चुकी है, लोग सजग हो चुके हैं, लोग अब उतने कायर नहीं रह गए हैं, लोग मिल रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं। तो मित्रों, ये छोटा सा मेरा विषय, समय की मर्यादा है, सत्र का समापन होना है, तो आप सभी से निवेदन है कि आप लोग बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप भी एक तरह से गोरक्षा का ही कार्य कर रहे हैं। गाय कैसे भी बचे, चाहे आप गो सेवा से बचाइए, गो संवर्धन से बचाइए, गो रक्षा करके बचाइए। यदि गाय बच रही है तो बहुत पुण्य का काम है। आप सभी लोग इसमें प्रयासरत हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, मुझे समय दिया, इसके कारण मैं आप लोगों का ऋणी रहूंगा। आप सारे लोग गो सेवा करते रहिए। हर हर महादेव, जय गो माता, जय गोपाल।